दोस्तों, भारत के बारे में बात करें तो हम सभी लोगों को भारत देश का इतिहास याद आता है और उसी इतिहास में बहुत सारे भारत के वीर योद्धा भी शामिल हैं। अब चाहे आप बात करें राजा श्री कृष्ण देवराय की, महाराणा प्रताप की या छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही बहुत सारे वीर योद्धा इस इतिहास में शामिल हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ एक वीडियो में बात नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिनको आज भी पूरा भारत देश याद करता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिनके पास एक ऐसा प्रतिभा था कि वो बिना देखे सिर्फ आवाज को सुनते हुए ही बाण से सटीक निशाना लगा सकते थे। और मुगलों से पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही थे। और इनके ऊपर ही बॉलीवुड में एक मूवी आने वाला है जिसका नाम है पृथ्वीराज, जिनमें हम अक्षय कुमार को पृथ्वीराज चौहान का भूमिका निभाते हुए देखेंगे। हालांकि चलिए हम जानते हैं कैसे पृथ्वीराज चौहान इतने महान बने और क्यों आज भी लोग उन्हें नमन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1149 से होता है, जब पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर में राजा सुमेश्वर चौहान के घर पर हुआ। और वैसे उनका माँ का नाम कर्पूरा देवी था। और दोस्तों, ये बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे योद्धाओं के खेलों में माहिर थे। खासकर तीरंदाजी में ये इतने माहिर थे कि ये बिना देखे सिर्फ आवाज को सुनते हुए ही बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते थे। और इनकी काबिलियत को देखते हुए इनके नाना यानी कि आनंद पाल, जो उस समय दिल्ली के राजा हुआ करते थे, उन्होंने पृथ्वीराज को 16 साल के छोटी सी उम्र में ही दिल्ली जैसा बड़ा राज्य का राजगद्दी को सौंप दिया। लेकिन राजा बनने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान को अपना बचपन का शहर यानी कि अजमेर याद आता था। और इसी के चलते उन्होंने दोनों शहरों को अपने राज्य का राजधानी बना दिया। साथ ही उन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराकर अपनी राज्य की सीमाओं को और भी ज्यादा विस्तार बना दिया। और उनके मेहनत और सफलता को देखते हुए बहुत सारे राजाओं को उनके प्रति जलन की भावना पैदा होने लगी। हालांकि दोस्तों, इसी दौरान अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गौरी भारत को अपनी मुट्ठी में जकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और देखते देखते उन्होंने पश्चिम पंजाब तक अपना शासन को जमा लिया था। और फिर अपनी राज्य की सीमाओं को और भी ज्यादा विस्तार करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सीमा बठिंडा किले पर भी आक्रमण बोल दिया। और जैसे ही ये खबर पृथ्वीराज चौहान की कान तक पहुंची, वह और उनकी सेना तुरंत ही बठिंडा पहुंच गए। दोस्तों, एक ओर मोहम्मद गौरी की सेना को जीत और राज्य का नशा था, और वही दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान की सेना को देशभक्ति का जुनून था। और इसी के चलते मोहम्मद गौरी को फिर से अपने राज्य को लौटना पड़ा। हालांकि ये युद्ध के बाद भी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की राज्य के ऊपर लगातार 16 बार आक्रमण किया, लेकिन उन्हें हर बार हार का ही सामना करना पड़ा। लेकिन हर हार के बाद मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के प्रति गुस्सा बढ़ते चला गया। और इसी के चलते फिर 2 साल के बाद उन्होंने फिर से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला बोल दिया। लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी की सेना करीब 1,20,000 की थी और इसके सामने पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही कम थी। हालांकि इसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पिछले 17 हारों को याद दिलाते हुए पीछे हट जाने के लिए कहा। और वही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा देने के लिए अपनी सेना को थोड़ी सी पीछे ले ली, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को ये लगा कि मोहम्मद गौरी अब से उनके ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही मोहम्मद गौरी ने सही समय देखकर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर सुबह सुबह आक्रमण बोल दिया। और उस समय वह और उनके सारे सैनिक पूजा पाठ में बिजी थे, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को ये युद्ध हारना पड़ा। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को चारों तरफ से घेर कर उन्हें और उनके प्रिय मित्र चंदाबर दाई को बंदी बना लिया। और फिर जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश किया गया, तब वह सीना तान कर खड़े थे और मोहम्मद गौरी के प्रश्नों के उत्तर सूरज जैसे जलती हुई आंखों से देने की वजह से
उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की 2 आंखें निकाल दिए और आखिरकार उन्हें अंधा करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन उनके प्रिय मित्र चंद्रबर दाई से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने एक योजना बनाई, जिसके चलते चंद्रबर दाई ने मोहम्मद गौरी के दरबार में हाजिर होने की इच्छा जताई और दरबार में जाकर मोहम्मद गौरी से ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक ऐसा प्रतिभा है कि वह बिना देखे किसी भी चीज के ऊपर सटीक निशाना लगा सकते हैं। इसे सुनने के बाद मोहम्मद गौरी को इनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने फिर से चंद्रबर दाई और पृथ्वीराज चौहान को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया और इस बार पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर और धनुष देकर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक आदमी ने कहा और पृथ्वीराज चौहान ने चालाकी से कहा कि मैं सिर्फ अपने सुल्तान के आदेश का ही पालन करूंगा, आखिरकार मैं भी एक राजा हूँ। ये सुनने के बाद मोहम्मद गौरी को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और उत्साह में आकर उन्होंने अपनी खुद के मुंह से पृथ्वीराज चौहान को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा। और जैसे कि हम लोगों को पता है, पृथ्वीराज चौहान आंख बंद करके सिर्फ आवाज सुनकर ही सटीक निशाना लगा सकते हैं और इसी के चलते पृथ्वीराज चौहान ने अपनी धनुष की दिशा को बदलकर मोहम्मद गौरी की तरफ तीर को छोड़ दिया और कुछ ही सेकंड में ये तीर मोहम्मद गौरी के बदन से चीरकर बाहर आ गया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी की उसी समय मृत्यु हो गई। हालांकि पृथ्वीराज चौहान और उनके प्रिय मित्र चंद्रबर दाई को पता था कि अब उनके जान को नहीं बख्शा जाएगा और इसीलिए अपने दुश्मनों से हारने की बजाय उन्होंने एक दूसरे को छुरा मारकर हत्या कर ली। और जैसे ही ये खबर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी को पता चला तो उन्होंने भी अपनी प्राण त्याग दी। तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान का जीवन अंत हुआ। दोस्तों, जो भी हो, आज भी इस वीर को भारत के वासी अपने दिलों में बसा कर रखते हैं और आज भी इन्हें महान राजाओं की सूची में शामिल किया जाता है और इसीलिए इनके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी आ रहा है जिसका नाम है पृथ्वीराज, जिसमें हम अक्षय कुमार को लीड रोल प्ले करते हुए देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। और नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक अलविदा।